Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. This is our physics class for grade 10 and I am your teacher Yasir Mahmood. Today our topic is characteristic wave parameters, or we can say that parameters of waves. So in this lecture we'll study about some parameters of waves. So what is meant by parameters of waves or wave parameters? Those terms which are related with wave, which are related with wave are called parameters of waves. मीन्स वो वाली टर्म्स, वो चीज़ें जो वेव के साथ रिलेटेड हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर्स ऑफ वेव बोलेंगे। क्योंकि जब भी हम वेव की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि वेव 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट करती है, इसको फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव बोलेंगे। फिर ये देखेंगे कि वन वेव लेंथ कितने टाइम में कवर करती है, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये देखें कि वेव जो है वो उसका एम्पलीट्यूड कितना है, उसका मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ हम ये स्पीड ऑफ वेव देखें तो ये सब चीज़ें जो हम स्टडी करेंगे इन्हें बोलते हैं वेव पैरामीटर्स, बिकॉज दीज थिंग्स आर रिलेटेड विद द वेव्स। तो वेव के साथ रिलेटेड जो चीज़ें हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर ऑफ वेव बोलेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर्स आर पैरामीटर्स ऑफ वेव। फर्स्ट जो पैरामीटर ऑफ वेव हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ द वेव लेंथ। सो व्हाट इज मेंट बाय वेव लेंथ? लेट वी हैव अ वेव लाइक दिस। मैं एक ट्रांसवर्स वेव बना रहा हूँ, ये उसकी मेन पोजीशन है। वेव को मैं इस ग्रीन कलर में शो करता हूँ लाइक दिस। ठीक है। अब आप देखें इसमें कि जो आप वेव लेंथ की बात कर रहे हैं, सो व्हाट इज मेंट बाय वेव लेंथ? दिस इज द मीन पोजीशन, रेड कलर एंड ग्रीन कलर इज द वेव। अब हम यहाँ पे अगर इसका कोई एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट क्रिस्ट का टॉप ले रहा हूँ तो सेकंड क्रिस्ट का अगेन टॉप जो होगा, ये दोनों पॉइंट्स एग्जैक्टली इन फेज हैं, सेम पोजीशन पे हैं। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम, इन दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड वेव लेंथ। और वेव लेंथ को डिनोट करते हैं हम ग्रीक लेटर लैम्बडा से। ठीक है। लैम्बडा, LAMBDA, लैम्बडा इसको ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। लैम्बडा। सो ग्रीक लेटर लैम्बडा से हम वेव लेंथ को डिनोट करते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं, लेट आप यहाँ से स्टार्ट ले लें, यहाँ से स्टार्ट ले लें। जो स्टार्टिंग पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन पे जो पॉइंट है उस पर आप देखें क्या हो रहा है। ये बिल्कुल मीन पोजीशन है और वेव जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, अपवर्ड जा रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद दोबारा मीन पोजीशन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, बट ये वाला नहीं हम लेंगे क्योंकि इस पे वेव किधर जा रही है? डाउनवर्ड जा रही है। इन फेज में सेम पोजीशन वाले पॉइंट में यहाँ पे आप लेंगे, जहाँ पे अगर पहले वेव ऊपर की तरफ जा रही थी तो अभी भी वेव किधर जा रही है? ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है। अब आप देखेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स का आपस में क्या डिस्टेंस है। लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। ऐसे पॉइंट्स को हम इन फेज बोलते हैं। ठीक है। ये आपस में इन फेज है, एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे हैं, जहाँ पे अगर फर्स्ट पॉइंट जो है उस पे वेव, फर्स्ट पॉइंट पे अगर वेव ऊपर की तरफ जा रही है जैसे ए पे, तो बी पे वेव ऊपर की तरफ ही जानी चाहिए और दोनों की पोजीशन भी सेम हो। ठीक है। इसी तरह मैंने कहा था दो एजेसेंट क्रिस्ट के दरमियान डिस्टेंस हो, उसको आप लैम्बडा बोल सकते हैं, ये वेव लेंथ है। या स्टार्टिंग पोजीशन से यहाँ पे एंडिंग पोजीशन तक आपने देखा, ये इसको आप लैम्बडा बोल सकते हैं। ये दोनों बराबर हैं, इक्वल है, बोथ आर इक्वल। या फिर आप ये कह सकते हैं, जैसे आपने दो एजेसेंट क्रिस्ट के दरमियान डिस्टेंस को लैम्बडा बोला, इसी तरह दो एजेसेंट ट्रफ्स जो हैं उनकी मैक्सिमम या मीन पोजीशन जो है बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ये जो डिस्टेंस होगा इसको भी आप वेवलेंथ कह सकते हैं। सब की वैल्यू सेम बनती है, सब डेफिनेशन वेवलेंथ की हो सकती है। तो क्या बोलेंगे वेवलेंथ? इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव, फॉर
ट्रांसवर्स वेव के लिए क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट, आप पूरा लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रेस्ट आर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ्स। असल में ट्रांसवर्स वेव जो है इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्ट एंड ट्रफ्स। तो क्रिस्ट जो होता है इट इज दैट पार्ट ऑफ वेव वेयर द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर above the mean position, and trough is that part of wave where the particles of medium are below the mean position. So this is the crest जहाँ पे particles जो हैं वो above the mean position है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो पोर्शन है पिंक कलर वाला, दिस इज trough. So transverse wave travel in the form of crest and trough, successive crest and trough, ठीक है। ये crest हो गया, above the mean position जो particles हैं, और ये जो बिलो हैं इनको क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे, TROUGH, ट्रफ, ठीक है, TROUGH। सो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव क्रिस्ट एंड ट्रफ्स, and the distance between two consecutive crests or the distance between two consecutive troughs is called one wavelength, or the total displacement of one crest and one trough is called one wavelength. मीन्स आपके पास वेव है, वैसे वेव बनी है ट्रांसवर्स वेव, तो इसमें फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन यानी एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलेगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 लैम्डा, ठीक है। 1 क्रेस्ट एंड 1 ट्रफ कंप्लीट होने में जो डिस्प्लेसमेंट लगता है वेव का, दिस इज कॉल्ड 1 लैम्डा और 1 वेवलेंथ, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव, अभी तो ट्रांसवर्स वेव की बात की थी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। फॉर एग्जांपल ये एक पोर्शन है लॉन्गिट्यूडनल वेव का जहाँ पे पार्टिकल्स क्या हैं, क्राउडेड हैं, और ये एक पोर्शन है लॉन्गिट्यूडनल वेव का जहाँ पे पार्टिकल्स रेयर हैं, फिर पोर्शन है जहाँ पे पार्टिकल्स क्राउडेड हैं, फिर पोर्शन है जहाँ पे पार्टिकल्स रेयर हैं, फिर वो पोर्शन है जहाँ पे पार्टिकल्स क्राउडेड हैं, और फिर वो पोर्शन है जहाँ पे पार्टिकल्स रेयर हैं। सो अब गौर से देखें, जहाँ वो वाला पोर्शन जहाँ पे पार्टिकल्स क्राउडेड हैं इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, कंप्रेशन। फिर वो वाला जो पोर्शन है जहाँ पे पार्टिकल्स कम है, रेयर हैं, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, RARE, रेयर, FACTION, रेयरफेक्शन। सो हम ये कहेंगे कि कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड, जहाँ पे पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन में, दैट पोर्शन ऑफ द वेव वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड, वेयर दैट पोर्शन ऑफ द वेव वेयर पार्टिकल्स आर क्राउडेड, और सेकंड जो है वो दैट पोर्शन ऑफ वेव वेयर पार्टिकल्स आर रेयर, जहाँ पे पार्टिकल्स लेस क्राउडेड हों, जहाँ पे पार्टिकल्स रेयर हों, ठीक है, लेस इन नंबर हों, पार्टिकल्स कम हों, जहाँ पे अवे फ्रॉम ईच अदर हों, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन है, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर, और यहाँ पे रेयरफेक्शन है, पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये आप अपने पास साथ में पॉइंट्स की फॉर्म में नोट कर लें। सो व्हाट इज मेंट बाय compression? It is that part of the longitudinal wave where particles are close to each other, where particles are crowded, ठीक है। and rarefaction is that part of the longitudinal wave where particles are away from each other, or where particles are rare, or where particles are less dense, ठीक है। this is called rarefaction. अब क्वेश्चन ये है कि वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होगी, तो हम कहेंगे दो कंसेक्टिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के बीच में डिस्टेंस, उसी तरह से जैसे वी हैव डिफाइंड द ट्रांसवर्स वेव, वेवलेंथ फॉर ट्रांसवर्स वेव। अब कंप्रेशन का आपने मीन पोजीशन ले लिया, रेयरफेक्शन का मीन पोजीशन यहाँ से ले लें, अगेन कंप्रेशन ले लिया था, यहाँ से आप रेयरफेक्शन का मीन पोजीशन ले लें, तो ये रेयरफेक्शन का मीन पोजीशन है, इनके बीच में आप डिस्प्लेसमेंट देखें, ये क्या होगा, ये हो जाएगा लैम्बडा, मीन्स वेवलेंथ। इसी तरह से
अगर आप एक रेयरफेक्शन, अब फॉर एग्जांपल ये थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया था, ठीक है, इसको आप ज़रा क्लियर कर दें कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस, पहले दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस को देखें, दिस इज कंप्रेशन एंड अगेन दिस इज कंप्रेशन, बनाया ठीक था पहले, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज कॉल्ड लैम्डा आर वेवलेंथ। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रेयरफेक्शंस आप करें, यहाँ पे मैं बिलो पोजीशन पे दिखा रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रेयरफेक्शंस, दिस इज द लैम्डा फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस हो, अब देखें दोनों इक्वल है, दो कंसेक्टिव कंप्रेशंस हो या दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शंस हो, दोनों डिस्टेंसेस जो हैं दीज आर कॉल्ड वेवलेंथ्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। या आप कह दें कि एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन जो है व्हेन इट कंबाइन इट फॉर्म्स द वन वेवलेंथ, लेंथ ऑफ वन वेवलेंथ। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप स्टार्ट ले लें स्टार्टिंग पोजीशन से, और उसके बाद एक कंप्रेशन होगा, फिर रेयरफेक्शन होगा, फिर कंप्रेशन की स्टार्टिंग पोजीशन आ जाएगी। सो ए पॉइंट इज द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द कंप्रेशन एंड बी इज अगेन स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट कंसेक्टिव कंप्रेशन, मिस नहीं हो कोई भी। इनके बीच में जो डिस्टेंस है अगेन इट इज द लैम्डा आर वन वेवलेंथ। सो वेवलेंथ आपको समझ आ गई होगी। ट्रांसवर्स वेव के केस में डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रिस्ट आर ट्रफ, और डिस्टेंस ऑफ द वन क्रिस्ट एंड वन ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स वेव। इसी तरह से वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव कंप्रेशंस, और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रेयरफेक्शंस, और वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफेक्शन मेक्स द वन वेवलेंथ ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, सो हम यहाँ पे वेवलेंथ की बात कर रहे थे, हमने कहा था जी ये एक पैरामीटर है वेव का, डिनोट करते हैं इसको ग्रीक लेटर लैम्डा से, लैम्डा ऐसे बनाते हैं, फिर से देख लें, ऊपर से लाइन नीचे की तरफ लगाई, ठीक है, फिर ऐसे बना दिए, ये बन गया लैम्बडा। इट इज़ द ग्रीक लेटर विच इज यूज टू डिनोट द वेवलेंथ। अब वेवलेंथ की एसआई यूनिट क्या होगी, तो एसआई यूनिट, चूंकि ये डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, एम से डिनोट करेंगे आप इसको, मीटर इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, सो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ विल बी मीटर। क्लियर, दिस इज योर फर्स्ट पैरामीटर ऑफ वेव जो आपने समझना था। सो आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है, कि व्हाट इज मेंट बाय वेवलेंथ। नेक्स्ट पैरामीटर ऑफ वेव की तरफ मूव करते हैं एंड इट इज द एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज मेंट बाय एम्पलीट्यूड, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रांसवर्स वेव है, जिसकी मीन पोजीशन है, एंड दिस इज द वेव अभी जैसे बनाई थी, ठीक है, थोड़ा टेढ़ी सी बन गई है लेकिन बहरहाल आपने इसको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अब आप देखें, सो यहाँ से जब हम एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड कैसे होगा। सो एम्पलीट्यूड जो है इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है, टुवर्ड्स ईदर साइड। फॉर एग्जांपल आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे भी ये आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, लाइक दिस। ठीक है, इस साइड पे आए तो यहाँ पे भी थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये वेव बनाने में ऐसा इशू हुआ। सो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें मीन पोजीशन से नीचे ये क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। सो ये हम कहेंगे एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं शॉर्टकट ऐसे लिखता हूँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, on either side of the mean position, मीन पोजीशन से किसी भी साइड पे वेव का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या हो गया, एक्चुअली इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, और ये कैसा डिस्प्लेसमेंट होता है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी वेव का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन। इस साइड पे, ऊपर वाली साइड पे भी आ सकते हैं, नीचे वाली साइड पे भी आ सकते हैं, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्रिस्ट फ्रॉम द मीन पोजीशन वेव का जो है, या ट्रफ हो, ठीक, इसी तरह कंप्रेशन हो या रेयरफेक्शन हो, उसको हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे। एम्पलीट्यूड इज डिनोटेड बाय ए, और इट इज आल्सो डिनोटेड बाय एक्स नॉट, एज एक्स जो है इससे हम डिनोट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को,
अगर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जैसा कि एम्पलीट्यूड है, देन इट इज कॉल्ड एक्स नॉट, ठीक है। और एम्पलीट्यूड को हम जस्ट ए से, ए फॉर एम्पलीट्यूड, ए से भी डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज मेंट बाय एम्पलीट्यूड, आप इसको नोट करें साथ में कॉपी के ऊपर। इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, maximum displacement of the particles of the medium on either side of the mean position in case of the transverse wave। हमने देखा क्रिस्ट ट्रफ की फॉर्म में मीन पोजीशन से क्रिस्ट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और मीन पोजीशन से ट्रफ का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है उसके लिए हम ये कहेंगे कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाएं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, तो लेट दिस इज द कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स दैट पार्ट ऑफ द वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्राउडेड, एंड लेट सेकेंड वन इज रेयरफैक्शन, ठीक है। ये क्या हो गया, रेयरफैक्शन हो गया। अगेन क्या हो जाएगा, कंप्रेशन हो जाएगा, जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्या हो, क्राउडेड हो, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, रेयरफैक्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वन, जहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम क्या होंगे, रेयर होंगे, कम होंगे, फार अवे फ्रॉम ईच अदर होंगे। सो एक कंप्रेशन हो गया, ग्रीन कलर में जो शो किया हुआ है दिस इज द कंप्रेशन, और ब्लू कलर में जो शो किया हुआ है दिस इज द रेयरफैक्शन। अब एम्पलीट्यूड क्या है, अगर आप मेन पोजीशन से यहाँ पे कंप्रेशन पे डिस्प्लेसमेंट देखें, या मेन पोजीशन से रेयरफैक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखें, ये आपको क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड मिलेगा, ठीक है। ऊपर आपने देखा था क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जो वेव थी दैट इज ट्रांसवर्स वेव, तो उसमें एम्पलीट्यूड ऐसा बन रहा था जो कि ब्लू कलर में मैंने आपको शो किया था, ठीक है। सो ये होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द मेन पोजीशन ऑफ द वेव, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जो है इट इज़ आल्सो डिस्टेंस, जैसा कि हमने कहा था कि वेव लेंथ डिस्टेंस होती है। सो एस आई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज आल्सो मीटर, जैसा कि वेव लेंथ की एस आई यूनिट मीटर थी, इसी तरह से एम्पलीट्यूड की एस आई यूनिट भी क्या होगी, मीटर्स होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टर्म रिलेटेड विद वेव मोशन है, और नेक्स्ट जो पैरामीटर ऑफ वेव है, इट इज़ वेव साइकिल। फॉर एग्जांपल हमारे पास जब वेव किसी पॉइंट से ट्रेवल करके जाती है, ये एक पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट जहाँ से वेव ट्रेवल करके जाएगी। वेव इस ऑब्जेक्ट से मूव करके जा रही है, ठीक है, मटेरियल से मूव करके जा रही है। लेट दिस इज द पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब वेव इसमें से पास करके जाएगी पॉइंट ए से, तो पॉइंट ए क्या करेगा, पॉइंट ए मूव करके पहले अपवर्ड जाएगा, फिर मूव करके डाउनवर्ड आएगा मेन पोजीशन तक, फिर उससे नीचे जाएगा और फिर वापस मेन पोजीशन पे आएगा। अब तो आप गौर से देखें तो इस पार्टिकल ने क्या किया, इस पार्टिकल ने पहले ऊपर जाके, फिर नीचे आके, फिर नीचे जाके, फिर ऊपर आके वन साइकिल कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हम बोलेंगे व्हेन वेव पासेस थ्रू द मटेरियल और मीडियम, और व्हेन वेव पासेस देन द पार्टिकल ऑफ द मटेरियल जो है, या पॉइंट हो कोई भी स्पेस में, तो वो क्या, पार्टिकल ऑफ मटेरियल या पॉइंट क्या करेगा, ये साइक्लिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये पहले अपवर्ड जाएगा, फिर डाउनवर्ड आएगा, फिर मजीद डाउनवर्ड मेन पोजीशन से, फिर अगेन मेन पोजीशन पे। सो ये एक साइकिल कंप्लीट कर देगा, एंड दिस साइकिल इज कॉल्ड वेव साइकिल, ठीक है। तो हम बोलेंगे व्हेन वेव पासेस थ्रू द मटेरियल, इसको नोट कर लें, व्हेन वेव पासेस थ्रू द मटेरियल देन particles of the material perform cyclic motion. It moves, first it moves, if it moves upward, then again downward towards the mean position, then again below the mean position, and again towards the mean position aake it completes one cycle. This is called wave cycle. When one wave passes through any point, when one wave passes through any point, passes through point, through any point, through any point, when one wave passes through any point, then that point
completes one cycle, this is called wave cycle. ये जो पॉइंट होगा जिसमें से वन वेव पास करके जाएगी, that point will complete one cycle of its motion and this is called wave cycle. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको मैंने बताया भी था कि आप इस रोप को लेट, ये रोप है, इसके ऊपर डिफरेंट कलर्स बना लें, तो जब आप इसको मूव करवाएंगे आप टू एंड फ्रो, यानी वेव्स प्रोड्यूस करवाएंगे, देन यू विल सी दैट इसके ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स जो आपने ड्रा किए हुए हैं ABCD डिफरेंट कलर्स के, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, ये क्या करेंगे, ये एक्चुअली टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेंगे, अपवर्ड डाउनवर्ड फिर मजीद डाउनवर्ड फिर अपवर्ड, सो एक साइकिल कंप्लीट करते जाएंगे ये। ठीक है, जब वन वेव फॉर एग्जांपल जब क्रिस्ट पास करके जाएगा, पहले ऊपर की तरफ जाएगा ये पॉइंट, फिर नीचे की तरफ आएगा, एक क्रिस्ट हो गया, फिर ट्रफ पास करके जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है, फिर ऊपर की तरफ आ रहा है, सो वन क्रिस्ट एंड वन ट्रफ कंप्लीट जब पास करेंगे, देन दिस पॉइंट कंप्लीट्स इट्स वन साइकिल, दिस इज कॉल्ड वेव साइकिल, बिकॉज दिस इज द cycle completed by any point when one complete wave passes through that point, so this is called one wave cycle. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी टर्म रिलेटेड विद वेवलेंथ है और पैरामीटर ऑफ वेवलेंथ है, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, हमने शायद पहले भी डिफाइन किया होगा, इट इज़ द नंबर ऑफ वेव्स, वहाँ पे साइकिल बोला था, वेव के साथ रिलेटेड चीज़ें तो बोलेंगे नंबर NUMBER, number of waves passes through a point in 1 second। 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ वेव्स किसी पॉइंट से पास करके जाती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक वेव बनाते हैं, लेट ये वेव है, यहाँ पे वेव बनाते हैं, तो 1 सेकंड में इसने लेट सपोज इतनी जो है वेव्स बनाई हैं। अब देखते हैं कितनी वेव्स बनी हैं, ये हो गई यहाँ से यहाँ तक 1 वेव, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 वेव्स, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 वेव्स, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 हर्ट्स है। एज ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स एंड शॉर्टकट इट इज़ डिनोटेड बाय HZ से डिनोट करते हैं, सो 3 हर्ट्स इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपके पास एक और वेव है जो कि इस तरह से इतनी उसने वेव्स बनाई हैं 1 सेकंड में, 1 2 एंड दिस वन, तो अब देखें इसकी कितनी वेव्स बन गई 1 सेकंड में, दिस इज़ 1 वेव, अगेन दिस इज़ 1 वेव एंड दिस इज़ हाफ ऑफ द वेव, तो 2 वेव्स फुल हैं और 1 वेव हाफ है, तो ये हो जाएगा 2.5 या 2.5 हर्ट्स। ठीक है, सो इस तरह से आप वेव की फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। व्हाट इज मेंट बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, इट इज एक्चुअली नंबर ऑफ वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में किसी पॉइंट से कितनी वेव्स पास करके जा रही हैं, दिस इज कॉल्ड frequency of that wave. Frequency is denoted by F and its SI unit is Hertz. It is the reciprocal of second. We have proved that F is equal to, in our one of the previous lecture, F is equal to 1 by T और T is equal to 1 by F. ये हमने किसी एक लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ भी किया था। सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पास थ्रू पॉइंट इन 1 सेकेंड, किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी वेव्स पास करके जाती हैं, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेव। नेक्स्ट हमारा जो टर्म है ये भी आपने पहले से पढ़ी हुई है, इट इज़ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, नाम से जाहिर है, इट इज़ द टाइम इन विच वन वेव passes through a point, so time in which one wave passes through a point, so वो टाइम जिसमें किसी पॉइंट से एक वेव कंप्लीट वेव पास करके जाए, उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपने कोई वेव बनाई, मैं ट्रांसफर जी बना रहा हूँ, समझाने में आसान होगी, तो 1 सेकंड में लेट सपोज इतनी वेव सिर्फ पास की, 1 सेकंड में सिर्फ, सो 1 सेकंड में आपने देखा कि यहाँ पे
इतनी वेव पास करके गई। इतनी वेव का मतलब ये है कि हाफ वेव पास करके गई। इट मीन्स कि अगर आप 1 सेकंड की बात करें तो सॉरी, यहाँ पे हमने ये देखना था कि 1 सेकंड में कितनी कितने टाइम में वन वेव पास करती है, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी में हमने देखना है कि 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास करती है। अगर इस केस में फ्रीक्वेंसी देखनी होती तो 1 सेकंड में आधी वेव पास की फ्रीक्वेंसी हाफ हर्ट्ज हो जाती, ठीक है। अब हमने देखना है कि एक वेव कितने टाइम में पास करती है। तो वेव ये कंप्लीट हुई। अगर 1 सेकंड यहाँ पे लगे थे और 1 सेकंड यहाँ पे लगे हैं तो टोटल कितने हो गए, 2 सेकंड्स हो गए। इट मीन्स कि वन वेव को कंप्लीट करने में 2 सेकंड्स लगे, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 सेकंड्स हो जाएगा, बिकॉज टाइम पीरियड इज द टाइम विच इज टेकन बाय द वेव विच इज टेकन टू कंप्लीट वन वेव, ठीक है। जब वन वेव किसी पॉइंट से पास करके जाएगी तो उसके पास होने में जितना टाइम लगता है इट इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। सो व्हाट इज मेंट बाय टाइम पीरियड? It is the time in which one complete wave passes through a point. This is called time period. इसकी SI यूनिट क्या होगी? इसकी SI यूनिट होगी, बिकॉज इट इज़ द टाइम, तो SI यूनिट इसकी होगी सेकेंड्स, ठीक है। SI यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकेंड्स। यहाँ तक समझ के बाद अब जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई, मीन्स उसके नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड ज़्यादा हुए, तो फिर एक वेव को कंप्लीट करने में उसका टाइम कम लगता होगा, ठीक है। जो तेज़ी से वेव्स कंप्लीट करेगी तो 1 सेकंड में उसकी फिर ज़्यादा वेव्स बनेगी, ठीक है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सही होगी बात। लेकिन उसका टाइम पीरियड फिर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि एक वेव को बनने में बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई उस वेव का टाइम पीरियड कम होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। इसको 1/हर्ट्ज इसकी यूनिट को भी बोल सकते हैं, लेकिन सेकेंड्स ही बोलेंगे जनरली, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टाइम पीरियड। इसके बाद नेक्स्ट जो पैरामीटर ऑफ वेव है इट इज़ द वेव स्पीड। और वेव स्पीड को हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। कब डिस्कस किया था? जब हमने एक असाइनमेंट मैंने आपको दी थी और असाइनमेंट से रिलेटेड इक्वेशन आपके पास नहीं थी, देन आई हैव अपलोडेड वन लेक्चर रिलेटेड टू दैट relation between velocity, frequency and the wavelength. And you know that it's the relation between these three is v is equal to f lambda, that is velocity is equal to velocity of the wave is equal to frequency times wavelength of the wave, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने वहाँ पे स्टडी की थी। वेलोसिटी ऑफ वेव का मतलब है द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव पर सेकेंड वेव जो डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो एक होती है वेलोसिटी ऑफ वेव और एक होती है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो ये वेव की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ये आ गई, वेव जिधर जा रही है, ठीक है। और पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम की वेलोसिटी है, खैर ये तो नहीं जाएंगे ऐसे, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की वेलोसिटी ये आ जाएगी, इधर जाएंगे, अपवर्ड जाएंगे और फिर डाउनवर्ड आएंगे, ऊपर नीचे ऐसे मूव करेंगे ना, ये पार्टिकल्स की वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेव की वेलोसिटी एक सेपरेट चीज़ है और पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की वेलोसिटी एक सेपरेट चीज़ है। इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आपने याद रखना है कि नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो हमने डिस्कस किया हुआ था, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ द वेव, जो कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा में हमने डिस्कस किया था। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है? इट इज़ द फिर भी थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। वेव स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, distance covered by wave divided by time taken, or we can say the time rate of distance covered by wave is called speed of the wave, ठीक है। so speed of the wave is equal to distance covered by wave divided by time taken, ठीक है। फिर हमने कहा था if distance covered by wave जो है it is one wavelength, अगर वेव जो है उसने सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया है, वन क्रेस्ट एंड वन ट्रफ का डिस्टेंस कवर किया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ बोलेंगे। तो वन वेवलेंथ को कवर करने में जो टाइम लगता है, यानी वन वेव कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, इट इज़ एक्चुअली द टाइम पीरियड। सो वी कैन से दैट v इज इक्वल टू लेमडा इंटू 1/t, ठीक है, सेपरेट करके लिख दिया। अब जो 1/t है ये हमें पता है किसके बराबर होता है, f के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के। सो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ, दिस implies that v is equal to, अरेंज करके लिख दें, f lambda. So in this way we can prove the relation between velocity, frequency and wavelength. इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, अभी मैंने जल्दी में आपको डिराइव करके बता दिया है। सो ये आपका टॉपिक आज का, दैट इज टर्म्स रिलेटेड विद द वेव, दैट इज द
पैरामीटर्स ऑफ वेव, कैरेक्टरिस्टिक वेव पैरामीटर। सो जो हमने पैरामीटर्स ऑफ वेव डिस्कस किए उनमें थे वेवलेंथ, then amplitude, wave cycle, frequency, time period, and at the end it was wave speed. So आपने इस टॉपिक को रिवाइज करना है, and if you have any problem related to the topic you may ask in the comment section. Okay, thank you, goodbye.